आज जो भारत एक आजाद राष्ट्र है, उस आजादी तक पहुंचने का रास्ता 174 साल लंबा था, जहां कानून आजादी के लिए नहीं, शासन और शोषण के लिए बनाए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारत की किस्मत को थोड़ा थोड़ा बदला। कब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, कब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल, कब जनता को अधिकार मिले और कब सब वापस छीन लिए गए। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या सिर्फ भारत के इतिहास को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं 1773 से 1947 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का सच। तो पहले एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बंगाल के उस वक्त के हालात में छिपा है। वहां एक दोहरी सरकार चल रही थी, मतलब कंपनी के अधिकारियों के पास सारी पावर थी लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं, और वहीं भारतीय अधिकारियों पर सारी जिम्मेदारी थी पर पावर जरा भी नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त भ्रष्टाचार और कुशासन। तो इसी हालात को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहला कदम उठाया। ये जो पहला दौर था 1773 से 1858 तक, ये दरअसल ताकतवर लेकिन बेलगाम हो चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने की एक कोशिश थी। इस दौर में कई बड़े एक्ट पास हुए जो मील के पत्थर साबित हुए। हर एक्ट ने धीरे धीरे भारत में शासन के तरीके को बदला, जैसा कि हम आगे देखेंगे। सब कुछ शुरू हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार ब्रिटिश संसद ने सीधे तौर पर कंपनी के मामलों में दखल दिया। ये कंपनी की बेहिसाब ताकत पर लगाम लगाने की पहली कोशिश थी। यहीं से हमें सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की शुरुआत दिखती है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार एक यूनिफाइड कंट्रोल सिस्टम बना रही थी। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाकर उस भ्रष्टाचार की जड़ पर हमला किया गया जो हर तरफ फैला हुआ था। फिर 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने कंट्रोल को और भी साफ कर दिया। इसने कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दिया। व्यापार से जुड़े मामले तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहे, लेकिन राजनीति, सेना और टैक्स जैसे सारे जरूरी मामले एक नई सरकारी बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चले गए। अब तो भारत में कंपनी के इलाकों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। इस दौर का क्लाइमैक्स था 1833 का चार्टर एक्ट। इसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, और बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल था। और फिर हुआ 1857 का विद्रोह, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आ गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने सीधे तौर पर औपनिवेशिक शासन के एक नए युग की शुरुआत की। ये बदलाव कोई मामूली नहीं था। कंपनी के इनडायरेक्ट शासन की जगह अब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइसरॉय हो गया, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। और वो जो डुअल गवर्नमेंट वाला जटिल सिस्टम था, उसे खत्म करके एक यूनिफाइड कंट्रोल सिस्टम लाया गया। साल 1858 ये वो साल था जब लगभग 2 सदियों से चले आ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। क्राउन रूल के शुरुआती दशकों में जो एक्ट पास हुए, उन्होंने इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को और मजबूत किया। और एक खास बात यह हुई कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही सीमित भागीदारी मिलनी शुरू हुई। ये एक धीमी लेकिन बहुत जरूरी शुरुआत थी। हालांकि सुधार तो हो रहे थे, लेकिन वो बढ़ती हुई भारतीय राजनीतिक उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि बाद में आई मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने साफ साफ कहा, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने भारत की राजनीतिक समस्याओं का कोई असली हल नहीं दिया। वे बस ऊपरी बदलाव थे। 1909 के सुधारों की सबसे विवादित बात थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र बनाए गए, जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकते थे। इस एक कदम ने भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे को कानूनी रूप दे दिया, जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम दौर में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था और ब्रिटिश सरकार पर बड़े और असली सुधारों के लिए दबाव बना रहा था। ये आखिरी 3 एक्ट वो मील के पत्थर थे जो सीधे भारत की आजादी की मंजिल तक ले गए।
हर एक एक्ट सेल्फ रूल की दिशा में एक और कदम था, जो उस समय की राष्ट्रवादी मांगों और बदलती दुनिया की राजनीति दोनों को दिखाता है। 1919 के एक्ट ने प्रांतों में डायरकी नाम का एक पेचीदा सिस्टम शुरू किया। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 लिस्ट में बांट दिया गया। भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम जरूरी विषय दिए गए, जबकि वित्त और पुलिस जैसे सारे जरूरी विषय गवर्नर के सीधे कंट्रोल में रहे। ये पावर शेयर करने की एक अधूरी कोशिश थी, जो आखिरकार फेल हो गई। अब आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आज़ादी से पहले का सबसे ज़रूरी कानूनी दस्तावेज था। एक बहुत बड़ा और डिटेल कानून था, जिसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन और प्रांतों को काफ़ी हद तक आज़ादी देने का खाका तैयार किया। इसका असर इतना गहरा था कि आज भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। लेकिन ये जो स्वशासन की बात थी, वो अभी भी बहुत सीमित थी। 1935 के एक्ट के तहत प्रॉपर्टी और शिक्षा की सख्त शर्तों की वजह से सिर्फ 10% आबादी को ही वोट देने का हक था। यूनिवर्सल वोटिंग अभी भी एक बहुत दूर का सपना था। और आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस आखिरी कानून ने 174 साल के सफर को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इसने 3 बड़े और ऐतिहासिक काम किए। ब्रिटिश राज को खत्म किया, भारत का बंटवारा किया और दोनों नए देशों को अपना अपना संविधान बनाने की पूरी ताकत दी। तो 174 साल लंबे इस कानूनी सफर का मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ पुराने कानूनों का कलेक्शन नहीं है। ये तो उन संसदीय, न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं की बुनियाद है जो आज के भारत की पहचान है। एक सीधा सा उदाहरण देखिए। 1935 के एक्ट से जो फेडरल कोर्ट बना था, वही आगे चलकर आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। ये एक सीधी लाइन है जो औपनिवेशिक दौर के कानूनी ढांचे को आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक स्तंभों से जोड़ती है।